हेलो एवरीवन। वेलकम टू गिन स्टडीज। आज है 26 नवंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी was honored with the डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इन विच कंट्री। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम या फिर रशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये सम्मानित किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। आप देख सकते हैं। So, a new NGO, the Association of Indian American Minorities, was launched in Maryland, USA to unite and support minority communities in the Indian American diaspora. So, Prime Minister Narendra Modi was honored with the Dr. Martin Luther King Jr. Global Peace Award for Minority Upliftment during the event. Jasdeep Singh, a Sikh philanthropist, was appointed as the AIAM's chairman, and its aim is to advance PM Modi's vision of Viksit Bharat by 2047, focusing on inclusivity and welfare for all. इसके साथ ही मार्टिन लूथर किंग की बात करें तो अश्वेत अमेरिकियों के लिए इन्होंने एक अहिंसक प्रतिरोध किया था कि उनको समान अधिकार मिलना चाहिए, और जिसके लिए इन्हें 1964 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं, ये गांधी जी के जो अहिंसा का सिद्धांत है उससे काफी ज्यादा प्रेरित थे, और अपने जो इन्होंने अहिंसक प्रतिरोध अपने संघर्ष में अपनाया वो अहिंसा के सिद्धांत पे ही चल के इन्होंने अपना कार्य किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेशनल मिल्क डे 2024 celebrates the success of which prominent individual in India's dairy sector? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 भारत के डेयरी क्षेत्र में किस प्रमुख व्यक्ति की सफलता का जश्न मनाता है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, श्री राजीव रंजन सिंह, एम एस स्वामीनाथन या फिर प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये संबंधित है डॉक्टर वर्गीज कुरियन से। आप देख सकते हैं, नेशनल मिल्क डे 2024 celebrates the 103rd birth anniversary of Dr. Varghese Kurian, also known as the father of White Revolution in India, and also celebrates India's leadership in the global dairy sector, emphasizing the importance of sustainable and inclusive growth in livestock and dairy industries. So it recognizes the dedication of dairy farmers and stakeholders while also inspiring innovation and fostering stronger partnerships. So during this event, National Gopal Ratna Award will be conferred to recognize excellence in dairy farming, artificial insemination and cooperatives. And two key publications जिनमें शामिल हैं बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 एंड मैनुअल ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलीट काउज विल आल्सो बी लॉन्च्ड। सो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बात करें तो इनका जन्म हुआ है 26 नवंबर 1921 को कोझिकोड केरला में। और आप ध्यान रखेंगे, इसीलिए हम 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ ही इन्होंने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की थी 1965 में, और उसके बाद 1965 से 1998 तक ये इसके अध्यक्ष भी रहे थे।
इनका एक मॉडल है आनंद सहकारी मॉडल, ये काफी चर्चा में रहा था। इसमें ये है कि जो किसान हैं वो पेशेवर सहायता से अपनी खरीद प्रसंस्करण और उपज के विपणन का प्रबंधन जो है वो स्वयं से करेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, आनंद सहकारी मॉडल जो है ये संबंधित है वर्गीज कुरियन से। इसके साथ ही ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो इसकी शुरुआत इन्होंने की थी 1970 में, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम था। 3 चरणों में इसका आयोजन किया गया था। आप जानते हैं कि वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही जो अमूल ब्रांड हम आजकल देखते हैं उसके एस्टेब्लिशमेंट और उसके सक्सेस में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें शामिल है रमन मैग्सेसे अवार्ड इन 1963, कृषि रत्न अवार्ड 1986, देन वर्ल्ड फूड प्राइज 1989। इसके साथ ही जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो भी इन्हें प्रदान किया गया है, जिसमें शामिल है पद्म श्री इन 1965, पद्म भूषण इन 1966 एंड पद्म विभूषण इन 1999। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Astamudi Lake that was recently in the news is located in which state? यहाँ पर आपसे अष्टमुदी लेक के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि हाल ही में खबरों में रही है। ये किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो अष्टमुदी लेक है केरल में। आप देख सकते हैं A recent fish kill in Astamudi Lake highlights issues like sewage contamination, plastic pollution, encroachments, and uncontrolled weed growth. So इन issues की वजह से ये अभी काफी चर्चा में रहा है। Astamudi Lake, a Ramsar wetland in Kerala's Kollam district, is the state's second largest lake, and its name means eight braids in Malayalam, reflecting its palm-shaped topography with 8 channels. So the lake connects to the sea via the Nendagara estuary and is primarily fed by the Kalakar river. So इसकी हिस्टोरिकल महत्व की बात करें, ऐतिहासिक महत्व की, तो इट वॉज अ मेजर पोर्ट इन द 14th century as noted by the explorer Ibn Battuta, and the region hosts diverse mangrove including endangered species Travancoricum and Calamus rotan. सो काफी इंपॉर्टेंस है अष्टमुदी लेक की, एज दिस लेक इज कंसिडर्ड एज द गेटवे टू केरला बैक वाटर्स। एंड आपने देखा इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला एंड ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट फिश लैंडिंग सेंटर इन द एरिया। इस लेक के सामने जो चैलेंजेस हैं आपने कुछ तो देखा जिसकी वजह से ये अभी चर्चा में रहा है, जिनमें है सीवेज कंटामिनेशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, इंक्रोचमेंट, अनकंट्रोल्ड वीड ग्रोथ। इसके अलावा कुछ और इश्यूज हैं जैसे कि अनसस्टेनेबल टूरिज्म, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर एक्टिविटीज और वेस्ट अकोमोलेशन एंड माइनिंग ऑल्सो। सो ये सारे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से इसकी जो स्थिति है वो काफी प्रभावित हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट अब कोई बहाना नहीं कैंपेन? यहाँ पर अब कोई बहाना नहीं अभियान से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इससे संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है इन ऑर्डर टू इराडिकेट जेंडर बेस्ड वायलेंस द कैंपेन अर्जेस द जनरल पब्लिक, द गवर्नमेंट एंड important stakeholders to take concrete action. And second, it is a joint endeavor by the Ministries of Rural Development and Women and Child Development.
आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इस अभियान से संबंधित यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट लॉन्च्ड नेशनल कैंपेन अब कोई बहाना नहीं इन न्यू दिल्ली ऑन 25th of November 2024 in order to eradicate gender-based violence. The campaign urges the general public, government, and important stakeholders to take concrete action. So, with assistance from UN Women, it is a joint endeavor by the Ministries of Rural Development and Women and Child Development. To guarantee a broad dissemination of the call to action to eradicate gender-based violence, the campaign was launched concurrently with the नई चेतना 3.0 कैंपेन। तो आप ध्यान रखेंगे, नई चेतना जो 3.0 कैंपेन है उसके साथ ही अब कोई बहाना नहीं कैंपेन को भी लॉन्च किया गया है। एंड ऑन एवरी ईयर 25th of November, the world observes the International Day for the Elimination of Violence Against Women. आपने देखा कि वैश्विक स्तर पर हर साल 25 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। और ये जो अभियान है ये 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, जो कि महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा है उसके उन्मूलन से संबंधित है। आप ध्यान रखेंगे कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country became the 104th full member of the International Solar Alliance? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया या फिर कजाकिस्तान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो 104th मेंबर बना है वो है अर्मेनिया। आप देख सकते हैं, Armenia's full membership in the International Solar Alliance is effective from November 15th, 2024, and the agreement was signed in Yerevan on 16th of November 2023. ISA की बात करें तो it aims to scale up solar energy and reduce the cost of solar power generation through aggregation of demand for solar finance, technologies, innovation, research and development, and capacity building. ISA is a treaty-based international intergovernmental organization which aims to mobilize the over 1,000 billion US dollar in investment needed by 2030 for the widespread use of solar energy. आपने देखा कि जो ISA है वो सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक मंच है और इसका उद्देश्य है कि अपने सदस्य देशों में ऊर्जा तक पहुंच को सुगम बनाना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है वो भारत के गुरुग्राम में स्थित है और इसकी जो 4 प्रायोरिटी एरियाज हैं वो हैं एनालिटिक्स एंड एडवोकेसी, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोग्रामेटिक सपोर्ट, रेडीनेस एंड इनेबलिंग एक्टिविटीज। इसके साथ ही एक और इनिशिएटिव है ISA का जो आपने सुना होगा, वो है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा से संबंधित बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन है, देन सोलर पार्क स्कीम, सोलर रूफटॉप स्कीम, बंडलिंग स्कीम एक्सेट्रा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने में इस समय सरकार काफी ज्यादा कार्य कर रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who launched the World Bank report titled
Jobs at Your Doorstep, a Jobs Diagnostics for Young People on November 22nd, 2024। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 22 नवंबर 2024 को जॉब्स एट योर डोर स्टेप अ जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल इस शीर्षक से विश्व बैंक की रिपोर्ट किसने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थर्ड, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी या फिर यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और मनसुख मंडाविया ने। आप देख सकते हैं On 22nd of November, it was launched by the Union Minister for Education Dharmendra Pradhan along with the Minister of Labour and Employment Mansukh Mandaviya. So this report serves as both a diagnosis and a roadmap to provide strategic linkages and convergence between education and India's employment agenda. इस रिपोर्ट में 6 स्टेट्स को शामिल किया गया है। आप ध्यान रखेंगे वो स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एंड राजस्थान। And this report identifies key priority sectors and roles that offers the highest employment potential for youth graduating from secondary school. इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की बात करें तो it was created in 1944 as International Bank for Reconstruction and Development along with the IMF and later become World Bank. आप ध्यान रखेंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है इट इज वन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। भारत इसका सदस्य है और इसकी जो मेजर रिपोर्ट्स हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट्स को जारी करता है, तो उनमें शामिल हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अभी हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है इसका नाम चेंज किया गया है। आप कमेंट करके बताएंगे कि इस रिपोर्ट को अब किस नाम से प्रकाशित किया जाता है। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक में के अंतर्गत 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें शामिल हैं, आपने एक तो देखा, एक है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देन सेकंड वन इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जिसे हम IDA के नाम से जानते हैं। थर्ड वन इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। फोर्थ, मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी एंड फिफ्थ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक में जो कंट्रीज हैं उनका अलग अलग शेयर है, जैसे कि सबसे बड़ा जो शेयर है या लार्जेस्ट शेयर होल्डर कंट्री की बात करें तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स और इसका शेयर है 16.41%। देन सेकंड प्लेस पर जापान है, थर्ड जर्मनी, फोर्थ यूनाइटेड किंगडम एंड फिफ्थ फ्रांस। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।